पैंडेमिक में कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते। हम लोग अगर आवाज उठाते हैं, हमारे साथ जो गलत हुआ, हम किसी से लड़ने नहीं गए, हम अपना अधिकार वापस मांग रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कलम की ताकत है। फैमिली में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं सर, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे। हम समझते हैं कि बाहर कोविड जो पैंडेमिक सिचुएशन है उस पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हम भी करने को तैयार थे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं कि आपको घर बैठ के कोई टर्मिनेशन लेटर दे दे 17 साल की नौकरी में। इस पेंडेमिक के टाइम में जब गवर्नमेंट ने आदेश दिए हुए हैं कि किसी को भी नहीं निकाला जाए, ये टीचर्स को निकाल के क्या प्रूफ करना चाहते हैं? ये तो सरासर ये दिखाया जा रहा है कि एजुकेशन का जो माफिया है ये इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहा है। हम शिक्षक लोग हैं, हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समाज को पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, इस देश का भविष्य तैयार करते हैं। लेकिन भविष्य तैयार करने वालों का ही आज भविष्य अंधकार में चला गया है, तो वो खुद क्या करें और वो कहाँ जाएं, किससे कहें? हम लोग डीपीएस स्कूल में एम्प्लॉइज हैं सन 2004 से और माली का काम करते हैं। जब मंडे को हम लोग स्कूल गए तो वहाँ पे स्टेट ऑफिसर मिस्टर सैगल जी हैं, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट का ये फैसला है कि आप जो है स्कूल के अंदर नहीं आओगे। कुछ भी कहो, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो राष्ट्र का निर्माता होता है जिसे कहा जाता है, शिक्षक को आज अगर वो ऐसा काम करता है तो ये बड़े शर्म की बात है और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। स्कूल के इस कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल को शासन सत्ता का कोई भय नहीं है। अब हमारे पास जो अभिभावक हैं वो बेचारे सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेबर का काम करते हैं। सरकार ने उनकी भोजन की तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन हमारे जैसे स्कूल, जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो पिछले 3 महीने में अब तक केवल 9 बच्चों की फीस आई है। अब आप सोचिए कि 9 बच्चों की फीस के सहयोग से मेरे साथ जो 35-40 लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं सैलरी कहाँ से दूं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जून के महीने में $100 बिलियन बेरोजगारों को भत्ते के रूप में दिए गए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। भारत में नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जिनकी नौकरी गई है, जिन बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण कराया है, उन्हें जून के महीने में $100 बिलियन का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। भारतीय रुपए में 7.5 लाख करोड़। यहाँ तो 1.5 लाख करोड़ में सिर्फ अनाज जो नवंबर तक विस्तारित किया गया है उसी में 80 करोड़ जनता आ गई है। किस कदर हिंदुस्तान में गरीबी है कि आप समझ सकते हैं कि उन्हें सिर्फ 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने के लिए 1.5 लाख करोड़ 5 महीने में खर्च कर रहे हैं। तो हम भारत और अमेरिका में इतना अंतर है कि वहाँ के बेरोजगारों ने मांगा, सरकारों ने दिया, और एक डेटा है जिससे पता चलता है कि कितनी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। भारत में ये पता ना चले, बाकी हर चीज़ का डेटा आ जाएगा। प्रधानमंत्री की इस दौरान कितनी प्रतिशत लोकप्रियता बढ़ गई है, डेटा आ जाएगा। कितने लोग बेरोजगार हुए इसका डेटा आपको कभी नहीं आएगा। कभी कभी आता था, जो 2019 से बंद हो गया। 2018 दिसंबर में जब वो खबर आई थी कि 45 साल बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान की बढ़ गई है, रोजगार से संबंधित डेटा ही हवा हो गया, गायब हो गया। इस कोविड-19 के दौर में अनगिनत प्रकार के पेशे के लोग बर्बाद हो गए। आप यूं समझिए कि दिल्ली के हर कोने कोने में साप्ताहिक बाजार लगा करता था, जिनमें सब्जी, साधारण कपड़े बेचकर लोग गुजारा करते थे। वो लोग कहाँ गए जिनकी खरीदारी भीड़ पर ही निर्भर थी? जो आपके मोहल्ले में चाट वाले जो कपड़े प्रेस करते थे वो सब गायब हो गए, उनका रोजगार चला गया। जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने आते थे मास्टर जी बच्चों को, उनका भी रोजगार चला गया है। हर जगह ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे थे उनकी भी नौकरी चली गई है। 4-4 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। कोई महाराजगंज, कोई आगरा, कोई यहाँ वहाँ से हमें पत्र लिखता रहता है। हम कहाँ कहाँ तक का दिखाएंगे। ज़रूर ये हुआ होगा, लेकिन हम तथ्यात्मक तरीके से नहीं जानते कि कितनों के साथ हुआ है कि नौकरी जाने और कमाई कम होने के कारण बहुत से माँ बाप अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते होंगे। स्कूलों को बताना चाहिए कि कितने ऐसे माँ बाप हैं, पहचान भले ना बताएं।
सरकार के पास एक डेटा होना चाहिए, डेटा हमारे साथ सामने हो तब पता चले कि देश की क्या स्थिति है। स्कूल भी दूसरी तरफ पूरी कमाई ना होने के कारण बहुत से शिक्षकों को 4-4 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं और उन्हें निकाल रहे हैं। दोनों सच्चाई है, लेकिन इसके बीच भी एक प्रकार की सच्चाई है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। ये जो तस्वीर है दिल्ली के गाज़ियाबाद, दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद के एक स्कूल की है, डीपीएस इंदिरापुरम की है, लेकिन इस तरह से आप इसे सिर्फ प्रतिनिधि तस्वीर मानिए, एक स्कूल की कहानी नहीं मानिए, क्योंकि कई स्कूलों में लुधियाना से लेकर पटना और पटना से लेकर ना जाने सतना तक इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये टीचर हैं, ये लोग प्रबंधन का कहना है कि ये जो कई दिनों से पढ़ा रहे थे इन्हें निकाल दिया गया, कर्मचारियों को निकाल दिया गया। 70 कर्मचारी जिनमें 30 शिक्षक हैं, टीचर हैं, उन्हें भी निकाल दिया गया है। क्या अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं? टीचर कहते हैं कि दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार में गेस्ट टीचर पढ़ाने की तस्वीर है, देवेश की तस्वीर, जो साइकिल का पंचर बना रहे हैं। शानदार बात है कि देवेश ने अपना मनोबल नहीं हारा और साइकिल का पंचर बना रहे हैं, नेचुरल साइंस के टीचर हैं। इसी तरह से हमने एक तस्वीर दिखाई थी पहले आपको कि दिल्ली के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर सब्जी बेच रहे हैं। ये कमाल की भावना है, लेकिन ये देखिए कि किसी भी कारण से सरकार ने अगर 31 जुलाई तक इन्हें हटा दिया है तो इनकी आर्थिक तंगी हो गई है, इनकी कमाई नहीं हो रही है। हम 5 सितंबर को जो नौटंकी करते हैं टीचर दिवस के नाम पे, और वो नौटंकी 5 सितंबर से पहले और 5 सितंबर के बाद गायब हो जाती है। ये हालत है हमारे शिक्षकों की। तो एक तरह से इंदिरापुरम के इस स्कूल में लोगों को निकाला गया है। हो सकता है कि अभिभावक पैसे ना दे पा रहे हों, लेकिन कितने ऐसे अभिभावक हैं? स्कूल में फीस ना आने का प्रतिशत क्या है? ये सब डेटा हमारे साथ होता तो हम इस तरह के फर्जीवाड़े से बच जाते कि सब कुछ सामान्य हो गया है। हम जान पाते कि इतने लोग एक स्कूल या एक शहर के 10,000 स्कूल में इतने अभिभावक हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक गया है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ हैं जुड़ने के लिए। रवीश, और क्या ज़्यादा जानकारी आप दे सकते हैं? लेकिन पहले मेरा सवाल आपसे, ये जो दिल्ली में जो गेस्ट टीचर हैं ये क्यों मजबूर हुए हैं साइकिल का पंचर बनाने के लिए और टायर का पंचर बनाने के लिए और सब्जियां बेचने के लिए? जी देखिए रवीश जी, जो दिल्ली के 20,000 गेस्ट टीचर हैं, ये हर साल जो है वो मई में इनको जो है वो रिलीव कर दिया जाता था और जुलाई में इनको फिर से नौकरी पर रख लिया जाता था। ये लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं। तो इस बार ये हुआ कि 7 मई तक इनको केवल सैलरी दिया गया और उसके बाद में ये सारे के सारे लोग 20,000 जो भी गेस्ट टीचर हैं वो घर बैठे हुए हैं। आमतौर पर हर साल ये होता था कि गर्मी के छुट्टियों में भी स्पेशल क्लासेस के नाम पर इनको काम मिल जाता था, तो इनके घर का खर्चा चल जाता था। लेकिन इस बार इनको 7 मई से रिलीव कर दिया गया और जुलाई अभी आ गई है, लेकिन जुलाई में भी इनके दोबारा ज्वाइनिंग करने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई तक जो है वो सरकारी स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो मई से लेकर और जुलाई तक, अगस्त तक ये लोग क्या खाएं, किस तरीके से रहें? तो आर्थिक तंगहाली के चलते तमाम सारे जो गेस्ट टीचर हैं वो पढ़ाई और पढ़ाने का काम छोड़कर दूसरे काम धंधों में लग गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर जो है वो परिवार सड़क पर आ जाएगा, हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते हैं, तो ऐसे ही पढ़ाने का क्या मतलब है? तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि 2-3 जो है वो गेस्ट टीचर हमारे सामने हैं कि एक टीचर हमने देखा कि सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं और दूसरे टीचर को हमने गाजियाबाद में देखा कि साइकिल के पंचर जोड़कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात हैं। अब देखना होगा कि लॉकडाउन जब खत्म होगा तब दिल्ली सरकार उनको फिर से क्या नौकरी पर रखती है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल हैं रवीश, ये क्या सिर्फ एक स्कूल का मामला है कि शिक्षक जो हैं उनको निकाल दिया गया है अचानक से? क्या उस अनुपात में छात्र भी स्कूलों से अपना नाम कटा चुके हैं? ये सारी चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ। ये डीपीएस इंदिरापुरम का जो ये मामला है।
आज देखिए रवीश जी, दिल्ली एनसीआर में दो तरह के प्राइवेट स्कूल हैं। एक स्कूल जो है वो तकरीबन उसकी संख्या कम है, वो एक स्कूल है कि बड़े जो आपके विद्यालय हैं कि जैसा कि डीपीएस आपने नाम सुना है, और तमाम सारे और भी जो प्राइवेट स्कूल हैं। दूसरे जो स्कूल हैं वो बजट स्कूल कहा जाता है उनको, जहां पर लोअर जो मिडिल क्लास है, अनऑथराइज कॉलोनियों में जो काम करने वाले, छोटे मोटे काम धंधे करने वाले जिनके बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं। बजट स्कूलों की जो फीस है वो 200 से 2000 रुपए होती है, और जो बड़े स्कूल हैं उनकी जो फीस है वो तकरीबन 500 से लेकर 10,000 रुपए तक होती है। तो बजट स्कूल की हालत तो और ज़्यादा खराब है बड़े स्कूलों के मुकाबले, क्योंकि बजट स्कूलों में जो छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोग हैं वो या तो दिल्ली एनसीआर छोड़कर अपने दूसरी जगह पर चले गए हैं, अपने गांव में चले गए हैं। तो उन स्कूलों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई है। उनकी हालत ये है कि उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर जो फीस जमा करने वाले लोग हैं उनका केवल 2 से 5% लोगों ने ही फीस जमा की है, जबकि बड़े अगर हम बात करें, अगर पब्लिक स्कूलों की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक 30% केवल लोगों ने फीस जमा की है। तो इसी के चलते ये बड़े प्राइवेट स्कूल से लेकर छोटे स्कूल तक जो है वो खासे जो आर्थिक जो तंगहाली के हालात हैं वो ज़्यादा पैदा हो गए हैं। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 70,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं और उनमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इन सब के रोजी रोजगार पर कहीं ना कहीं संकट के बादल हैं और कुछ लोगों को निकाल दिया गया है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाहें जो है वो 50 से 30% तक कम कर दी गई हैं। कम कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश। एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि 2 करोड़ की आबादी कम नहीं होती है, लेकिन इन्हीं स्कूलों के ज़रिए कई प्रकार के पिछले 6 साल में प्रोपेगेंडा लॉन्च किए गए। इन शिक्षकों से ये भी सर्वे करना चाहिए कि आप लोगों में से कितने लोग थाली बजाने गए थे और कितने लोग प्रोपेगेंडा चैनल देखते हैं। अगर इसका जवाब हाँ में आता है तो इसका उपाय बहुत आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी या सैलरी के बारे में एक और नए प्रकार के प्रोपेगेंडा लॉन्च करने की ज़रूरत है, फिर ये मुद्दा अपने आप समाप्त हो जाएगा। हर दिन हमें ऐसे अनगिनत मैसेज मिलते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम इन मैसेजों का क्या करें, कितनी बार और किसके सामने बोले। एक सामने एक अंधेरा कुआं है, हम बोले जा रहे हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई भरोसा नहीं है कि पिछले 6-7 सालों में जब ये बोलने का सिस्टम, जब पत्रकार सवाल उठा रहे थे तो इन्हीं में से लोग आगे आए होंगे उन सवालों को कुचलने के माहौल को समर्थन देने में। आज इनकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच पा रही है। आज इन्हें ये कहना पड़ रहा है कि हम टीचर हैं, हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस प्राइवेट सिस्टम में लोग नौकरियों से इसी तरह निकाल दिए जाते हैं, पत्रकारों को भी इसी तरह से निकाल दिया जाता है। अब हर कोई ऐसा ना हो कि ये देखने के बाद अपने अपने स्कूल की कहानी मुझे भेजे, ऐसा ना हो कि पत्रकार जो कवर करने गया है स्कूल वाला उसी को नौकरी दे दे, क्योंकि उसकी भी नौकरी खतरे में है। अब आते हैं डॉक्टरों की बात करते हैं। इस दौरान जिस किसी एक सेगमेंट ने जो अपना वजूद खोया है, अपनी आवाज खोई है, तो वो है डॉक्टरों का सेगमेंट। क्या आप सुन पाते हैं कि डॉक्टर तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कि इलाज का ये रास्ता सही है कि नहीं है? सारी आवाज गायब हो गई है 2-4 डॉक्टरों के अलावा। तो डॉक्टरों ने आवाज खो दी। अब जो पढ़ने वाले जो डॉक्टर काम कर रहे हैं अस्पताल में, 18 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश जाता है गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को कि हेल्थ वर्कर और डॉक्टर की सैलरी ना रोकें। आज 1 जुलाई है और आज ही अनुराग द्वारी ने डॉक्टर्स डे के दिन ये रिपोर्ट फाइल की है कि वहां पर 3 महीने से डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिली है। डॉक्टर आलोक शुक्ल शाजापुर जिले में मेडिकल ऑफिसर हैं। 3 महीने से कोरोना के मरीज ही देख रहे हैं, लेकिन निराश हैं। सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को 10,000 रुपये सेवा राशि देने का वायदा पूरा नहीं किया। अभी तक हम लोगों को और हमारे साथी डॉक्टरों को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला है और इतनी कठिनाई में काम कर रहे हैं हम लोग, और हमारे साथ वाले जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, दिन भर ही कभी भी खतरा रहता है कि कोई भी कोविड का पेशेंट, हम लोग को भी कोविड हो सकता है कभी भी। तो ऐसी घोषणा करते हैं तो
और नहीं आता है तो बड़ा दुख होता है। सेवा राशि तो एक तरफ, हमीदिया अस्पताल में पढ़ाई के साथ सेवा दे रहे इंटर्न डॉक्टरों का तो कहना है कि उन्हें अभी तक स्टाइपेंड भी नहीं मिला है। 10,000 जो इंसेंटिव जो एक्स्ट्रा था उसकी जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग उसके लिए हैं। और दूसरी चीज़ है, हम लोग की अभी जो सैलरी भी है 3 महीने की, वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी अभी आई नहीं है। शिवराज सर ने अनाउंस किया था 10,000 इंसेंटिव, तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं पड़ पाया और हम लोग की सैलरी भी अभी काफ़ी टाइम से रुकी हुई है। 3 महीने हमें लगातार काम करते हो गए, तो जैसा वो इंसेंटिव का कहा था, एक प्रोत्साहन स्वरूप अगर वो मिल जाए तो हम लोगों में भी जोश से काम करने की थोड़ा सा जोश आ जाएगा। उसके बाद में कितने सारे लोग हम एकदम पेशेंट को बहुत क्लोजली फेस करते हैं, हमारी रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। 6 लोग हमारे बैच में पॉजिटिव आ चुके हैं, काफ़ी पास से फेस करना होता है इतनी सारी कम्युनिटी में जाके, सुबह से रात हो जाती है। डॉक्टर इंटर्न के अलावा रोज़ जो इन टीमों को सर्वे सैंपलिंग के लिए घर घर लेकर जा रहे हैं, उन ड्राइवरों की भी शिकायत है कि 3 महीने से उन्हें भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग अपनी जान पे खेल के सारी डॉक्टर्स की टीम, सैंपलिंग टीम के साथ हम लोग बराबर दिन रात काम कर रहे हैं सर। 75 दिन होने वाले हैं, लेकिन प्रशासन हमें 3 महीने का वेतन ना देके कम से कम हमारे परिवार के चलाने के लिए कम से कम 1 माह का वेतन तो हमें कम से कम प्रोवाइड कराए, जिससे कि हम आगे की, क्योंकि बहुत स्थिति कितनी गंभीर है, सब रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, उधार ले लेके लोगों से कर्जे ले लेके काम चला रहे हैं। कांग्रेस मुख्यमंत्री को फिर घोषणा वीर का तमगा दे रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को आरोप लगाने का हक नहीं। ये शिवराज सिंह जी की सरकार रोज बैठती वीडियो बनाती, इसको 10,000 देंगे, उनको 20,000 देंगे, इनको 30,000 देंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य में लगे हुए एक एक डॉक्टर, नर्स या स्टाफ, इन सब ने एक ही बात कही, लगातार कोविड से हम लड़ेंगे, अपनी जान की परवाह न करते हुए भिड़ रहे। मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहन के लिए बात कही पर पैसा नहीं डाला, तनख्वाह नहीं दी। इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। 21,000 घोषणाएं पहले अधूरी थी, जनता ने नकार दिया, पीछे के दरवाजे से आके बैठ गए। अब फिर से घोषणाएं चालू, काम नहीं है, केवल भाषण का शासन, भाषण का शासन। घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लगातार किसानों को मध्य प्रदेश में ठगा है, और किसानों को छोड़िए, जो दूल्हा दुल्हन शादी करके रात में आते थे उनको सुबह सुबह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा था, और उसके बाद भी आज 15 महीने बाद भी उनको पैसा नहीं मिल पाया था। अब भारतीय जनता पार्टी सभी चीज़ों का मार्ग प्रशस्त कर रही है, और कोरोना सेवा कर्मियों के मामले में जो भी हमने वादे किए थे, जो भी बातें हुई थी, उसको पूरा किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान को पिछले कार्यकाल में विपक्षी घोषणावीर मुख्यमंत्री कहते थे। कोरोना काल में भी उन्होंने ताबड़तोड़ ऐलान कर दिए हैं, लेकिन जिनके लिए ऐलान किए गए हैं उनका कहना है कि उन वायदों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हमारे डॉक्टरों ने इस तमाम असुविधाओं के बीच ठीक ठाक तरीके से मोर्चा संभाला। आज डॉक्टर्स डे भी है, लेकिन ये कितना दुखद है कि अनुराग पूछ रहे हैं कि डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी क्यों नहीं मिली, तो जवाब मिल रहा है कि कांग्रेस ने किसानों को नहीं दिया और इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया। कहाँ तो जवाब सीधा इस सवाल का देना चाहिए था कि क्यों 3 महीने से इतना बड़ा राज्य अपने डॉक्टरों को सैलरी नहीं दे पा रहा है। जो गाड़ियां चलाने वाले हेल्थ वर्कर हैं उनको सैलरी नहीं दे पा रहा। अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, ये जनरल प्रमोशन फॉर MBBS स्टूडेंट्स, वेटनरी स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, कई सारे तकनीकी शिक्षण संस्थानों में चूंकि परीक्षाएं कई बार प्रायोगिक नहीं आयोजित की जा पा रही हैं, कोरोना में कुछ बच्चे बाहर चले गए हैं, हॉस्टल खाली कराए गए हैं, तो उनकी मांग है कि उनको जनरल प्रमोशन दिया जाए, यानी कि उनकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं पहले हुई हैं या एक औसतन करके, हर जगह के अपने अपने फॉर्मूले हैं जिसके हिसाब से रवीश जी ये मांग उठ रही है कि उनको अगली क्लास में प्रमोशन दे दिया जाए। तो ये एक मांग यहाँ के MBBS के छात्र, जो फिजियोथेरेपी के छात्र हैं, आयुर्वेद के में जो पढ़ाई कर रहे हैं, सारे छात्र लगभग 5,000 से ज्यादा, उनकी ये डिमांड है। लेकिन जैसा हमने इस कहानी में कहा कि इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो MD कर रहे हैं, जो इंटर्न है, उनका कहना है कि प्रोत्साहन राशि तो सरकार ने जो कही 10,000 रुपए उसको छोड़ दीजिए, जो हमारी इंटर्नशिप यानी जो हमारा वजीफा है उसके भी पैसे हमें 3 महीने से नहीं आ रहे हैं, घर वालों से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं, कम से कम वो पैसा दिलवा दीजिए। प्रोत्साहन राशि अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पैसा ना मिल पाए तो कम से कम जो हमारा वजीफा वो मिल जाए तो हम अपना आगे का काम कर पाए। इसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। हालात इतने खराब हैं। अब बार बार इसमें राजनीति की बात क्या करूं कि 1 महीने बाद स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, 3 महीने से बाकी के मंत्रालय खाली हैं, ये तो सब
दिख ही रहा है। लेकिन जिस राज्य में कोरोना के बीच में सरकार बदली और उसके बाद इस तरह के इंतजाम बार बार घोषणाएं हो जाती हैं कि हम ये पैसा देंगे वो पैसा देंगे, लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो अब मध्य प्रदेश ये कहने लगा है कि हम कोरोना के में जो सबसे ज्यादा संक्रमण के 10 राज्य उससे पीछे हो गए, इस पे भी वाहवाही ली जा रही है। लेकिन अगर आप पिछले 5 हफ्तों के आंकड़े को एनालाइज करेंगे तो ये पाएंगे कि किस तरह से टेस्ट की संख्या घटा दी गई है। यानी अगर टेस्ट की संख्या घटा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है लोग कम निकलेंगे और फिर आप वाहवाही ले लीजिए कि कोरोना कम हो रहा है। आज से मध्य प्रदेश ने एक और बात शुरू की है कि डोर टू डोर कैंपेन, उसको किल कोरोना का नाम दिया गया है, वो शुरू किया जा रहा है। ये जरूर एक अच्छा प्रयास हम इसको कह सकते हैं कि घर घर जाकर सैंपल लेंगे, लेकिन इसमें 15 दिन में क्या होगा ये मैं 15 दिन बाद बता पाऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर क्या स्थिति है। कई राज्य जिनमें एक बिहार भी शामिल है टेस्ट के मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं, वो टेस्ट कर नहीं रहे हैं ताकि संख्या सामने ना आए। संख्या सामने ना आए इससे आपकी आंखों को कुछ देर के लिए सुकून मिलेगा, लेकिन महामारी जिसके घर में पहुंची है वो पहुंचती है, उसे तकलीफ होती है। अब हम बात करना चाहते हैं दिल्ली के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव यादव के बारे में। संजीव यादव के बारे में जानना चाहिए क्योंकि 2 बार इन्हें जब संक्रमण हुआ तो बहुत कम वक्त मिला संजीव को। 10-12 दिनों के भीतर 2 दिनों के अंदर ही ये बुखार आने के बाद वेंटिलेटर पर गए, अमेरिका से दवाई मंगाई गई और 2-2 बार प्लाज्मा देने का प्रयास किया गया। संजीव को प्लाज्मा दिया गया, इसका मतलब यह भी है कि प्लाज्मा जो है अचूक तरीका नहीं है, लेकिन अगर किसी की जान बच सकती है तो आजमाने में क्या हर्ज है। और संजीव स्पेशल सेल के थे, राजस्थान के रहने वाले हैं, इनकी पत्नी भी दिल्ली पुलिस से ही जुड़ी हुई हैं, मगर आज इनके अंतिम संस्कार में क्या हृदय विदारक दृश्य कि परिवार के लोग अंतिम दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाए, पीपीई किट पहन कर आए हैं। ये जो त्रासदी है हम सब का अलग तरीके से इम्तहान ले रही है, जिसका अंदाज़ा आपको सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों के स्क्रीन से नहीं होने वाला है। कितनी हृदय विदारक ये दृश्य है कि साथी भी संजीव को इतना पसंद करते थे कि पीपीई किट में आए अंतिम विदाई देने के लिए। परिवार के सदस्य अंतिम दर्शन तो कर ही पाए होंगे लेकिन हाथ तक नहीं लगा पाए होंगे। इस तरह का विच्छेद हो रहा है अंतिम वक्त में, ये कितना भयानक है। फिर भी हम इस बीमारी को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। आज ही दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल धीर की कोरोना से मौत हो गई। 1400 दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो संक्रमित हैं। पीसी साहब, पीसी साहब नहीं पीसी साहब नहीं, डीसी साहब नहीं तो मेरा बतवा इसको आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जिस तरह से हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि 18 जून को गृह मंत्रालय का आदेश जाता है। मंत्रालय का कि सभी राज्यों को डॉक्टर और हेल्थ वर्करों की सैलरी दे देनी है, बाकी नहीं रखना है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में हेल्थ वर्कर और इंटर्न जो डॉक्टर रेजिडेंट हैं उनकी सैलरी या वजीफा जो कहा गया था प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही। ये एक हकीकत। अब दूसरी हकीकत बताता हूँ। 14 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा करती हैं कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए राशन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, वह हेडलाइन बन गई, चकाचक सब चीज चमक गया। लेकिन 1 जुलाई को जब रामविलास पासवान से पूछा गया तो जवाब देते न बना। एक जवाब ये आया मंत्रालय के सचिव की तरफ से कि एस्टीमेट थोड़ा था, वो 8 करोड़ एग्जैक्ट संख्या नहीं थी, कुछ का कुछ जवाब आया। आप दोनों बयान और जवाब सुन लीजिए, अगली स्टोरी पे चलते हैं उसके बाद।
based on a rough assessment which has been given to us by all the state governments, we think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention within the next 2 months. So I know migrants are also moving out, either they're going back, very few are coming back. Irrespective, we are saying for the next 2 months, they shall get free rice or wheat and also 1 kg per card, per family. Without card also, you can get your rice, wheat or wheat or चना. हमारे प्रवासी मजदूर थे, वो सब जगह से अपने अपने घर में आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी अपना लौटना घर शुरू कर, वहाँ जहाँ काम करते थे या जिस स्टेट में थे वहाँ जाना शुरू कर दिए हैं. इसलिए उन सब लोगों को जो है 2 रुपये किलो 3 रुपये के अलावे जो है 5 केजी फिर फ्री में जो कह देते हैं कि राशन 5 केजी कह देते हैं कि उनको पर व्यक्ति पर मंथ दिया जाएगा. 8 करोड़ लोगों को नहीं दिया ना, एक ही बात सीधा सीधा सिंपल बोलना चाहिए कि 8 करोड़ लोगों को नहीं दे सके. वैसे वित्त मंत्री ने ये 16 मई को बयान दिया था, हमने 14 मई कह दिया. लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से टैक्सी खरीदते हैं और टैक्सी चलाते हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि तालाबंदी के दौरान उनकी गाड़ियां नहीं चलीं और उन्हीं महीनों के टैक्स आ गए. टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो पेनाल्टी आ गए. और ये बनारस के ट्रैवल एजेंट और टैक्सी वाले अजय सिंह को परेशान किए हुए हैं कि देश की बात में स्टोरी कब चलेगी. तो हम चला देते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका कुछ भला हो जाए. अवधेश कुमार 3 महीने बाद अपनी टैक्सी लेकर बाहर निकले हैं, लेकिन कस्टमर का इंतज़ार है. मोहम्मद नदीम को भी उनकी तरह कस्टमर का इंतज़ार है. यही टैक्सी इनकी रोजी रोटी है, लेकिन लॉकडाउन में काम बंद था, घर का खर्च भी किसी तरह चल गया, पर उन दिनों के रोड टैक्स की मार इनसे झेली नहीं जा रही. सर बताइए, जब सरकार बोला कि 3 महीना बंद कर दीजिए गाड़ी, तब तो हम लोग बंद कर दिए गाड़ी, तब तक नहीं चलाएं. अब चलाने के जब बारी आया तब तुरंत पहले आ गए टैक्स दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, पेनाल्टी भी दीजिए. सर अब क्या स्थिति रह गई है. इसी से सब कुछ मेरा जीना खाना परिवार सब कुछ इसी से है. कुछ उम्मीद के साथ कि लॉकडाउन खुलेगा तो थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटियाँ मिलेंगी और गाड़ी उड़ी का जो है भाड़ा वगैरह भी कुछ ठीक ठाक चलेगा. लेकिन 3 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुला तो स्थिति तो वैसे ही और बुरी हो गई, जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था. टैक्स की जो रहेगी बात, तो टैक्स गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही है. गवर्नमेंट कह रही कि टैक्स तो मुझे चाहिए और जो पेनाल्टी के साथ चाहिए. 5%, 10%, 15% पर महीने टैक्स बढ़ाने के लिए कह रही है गवर्नमेंट कि टैक्स मुझे पेनाल्टी के साथ चाहिए और नहीं जमा करेंगे तो गाड़ी आप लोग की बंद कर दी जाएगी. लेकिन अब तो चलाने में स्थिति और भी हालत ख़राब हो रहा है. कैसे गाड़ी चली नहीं रही है, यही एकमात्र सहारा है. वाराणसी के नदेसर इलाके में खड़ी ये गाड़ियां सैकड़ों पर्यटकों को हर रोज़ बनारस और उसके आसपास के इलाकों में घुमाती थीं, लेकिन लॉकडाउन ने इन गाड़ियों का पहिया जाम कर दिया. इस समय लॉकडाउन की वजह से 3 महीने से हम लोग के सारे स्टाफ, ड्राइवर और गाड़ियां धूल खा रही हैं, जिससे हम लोग बुरी तरह से त्रस्त. हम लोग का मतलब टूरिज़्म डिपार्टमेंट बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो गया है. आने वाले 2020 तो पूरा टोटल चला गया है. फिर ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर भाई हम लोगों पे आश्रित हैं, ड्राइवर की फैमिली आश्रित है, जिससे हम लोग का पूरा बोझ हम लोग पे आ गया है बिल्कुल पर्टिकुलर, जिस वजह से पूरा हम लोग त्रस्त हैं. लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर के है कि जिन 3 महीने में सरकार के कहने पर टैक्सी चली ही नहीं और कमाई ही नहीं हुई, तो टैक्स कैसे भरे. सरकार ने 22 मार्च को आदेश जारी कर दिया था कि गाड़ियां सड़क पर नहीं उतरेंगी. अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश ऐसा नहीं आया कि गाड़ियां सड़क पर चलना शुरू होंगी. मंथली टैक्स हम लोग देते हैं गाड़ियों का, वो ड्यू दिखा रहा है ऑन ट्विटर. जब हमारी गाड़ियां चली नहीं हैं तो किस बात का रोड टैक्स दें हम लोग. तो उसी की मांग करने आए हैं कि लॉकडाउन अवधि में जब सरकार के आदेश से गाड़ियां खड़ी थी तो उस पीरियड का हमको टैक्स माफ़ी दी जाए.
मतलब गाड़ी चल आपने रोकी, आपके आदेश में रोकी। अगर आप आदेश दे देते कि गाड़ी चल सकती है तो हम तो कारगिल के युद्ध में गाड़ी चलाए हैं, हम लोग को गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है। वाराणसी में तकरीबन 30,000 कमर्शियल कार, ऑटो, टैक्सी, बस रजिस्टर्ड हैं, जिनसे तकरीबन 2 लाख परिवार सीधे तौर पर जुड़े हैं। छोटी गाड़ियों का टैक्स तिमाही के हिसाब से लगता है, जो कि 4,000 से 9,000 तक होता है, जबकि 35 सीटर से लेकर 45 सीटर बसों का रोड टैक्स हर महीने लगता है, जो कि 11,000 से 16,000 तक होता है। हम लोग समझ लीजिए कि इतना जूझ रहे हैं कि अपने EMI भी नहीं दे पा रहे हैं, टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं, उसके ऊपर से हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है सरकार की। हम उससे चाह रहे हैं कि हमारी टैक्स माफ़ हो। जब गाड़ी को हमने सिलेंडर करने के लिए RTO ऑफिस आया तो RTO साहब ने हमसे समय लिया, समय लेकर के कहे हैं कि मैं किसी भी हालत में 2 दिन में मैनुअल रसीद या कुछ भी कोई ना कोई व्यवस्था कर दूंगा। और हम लोगों के साथ कम से कम 2 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, मिस्त्री हैं, तमाम लोग समझ लीजिए भूखे मर रहे हैं। सरकार ने सबको बहुत कुछ दिया, हम लोगों की काफ़ी उम्मीद था कि कुछ न कुछ मोटर मालिकों को भी मिलेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया। लिहाजा अब किसी तरह से टैक्स की माफ़ी के लिए ये लोग RTO दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, जहां इन्हें फिलहाल फौरी तौर पर आश्वासन ही मिल रहे हैं। बस ऑपरेटर लोग आए थे, इन लोगों का ये कहना था कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो गाड़ियां हमारी संचालित नहीं हुई हैं, इसके टैक्स को माफ़ किया जाए और हमारी गाड़ियों का समर्पण किया जाए। तो इस विषय में हमने इन लोगों को बताया है कि आप लोगों की बात जो है ऊपर तक रखी जा चुकी है और टैक्स माफ़ करने का निर्णय जो होता है वो शासन का होता है, नीतिगत निर्णय है, तो उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर बात चल रही है। उम्मीद है जल्दी से जल्द इसका निर्णय आ जाएगा। अपनी मांग न माने जाने पर अपनी गाड़ियों के पहिए जाम कर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन की ये लोग अब चेतावनी भी दे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद टेम्पो, टैक्सी और ट्रैवल उद्योग से जुड़े लोग अपने रोजगार के पहिए को पटरी पर लाने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इसमें उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक रोड टैक्स का लगता नजर आ रहा है। ऐसे में ये लोग चाह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन के दरमियान के रोड टैक्स को माफ़ करे। ये कुछ हद तक जायज़ भी नज़र आता है और सरकार अगर ऐसा करती है तो इनके लिए बड़ी मदद भी होगी। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। और ये जो तस्वीर है सोपोर से आई है श्रीनगर के, ये हमसे कुछ पूछना भी चाहती है कि आखिर आतंक के रास्ते से मिला क्या। एक नाना की मौत हो जाती है आतंकवादियों और CRPF के बीच में हो रही मुठभेड़ के बीच में, और 3 साल का नाती जो है जिससे कुछ भी पता नहीं है वो नाना के पास चला जाता है, वैसे ही उनकी पेट पे बैठ जाता है। लेकिन सावधानी से CRPF के जो जवान हैं पवन कुमार बच्चे को अपनी तरफ से बुला लेते हैं और उससे बचाते हैं। फिर भी परिवार वालों का कहना है कि CRPF की इसमें भूमिका हो सकती है, तो जांच होनी चाहिए। कोई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, उसने भी कहा है कि समय सीमा के तहत इसकी जांच हो जानी चाहिए। मगर ये दृश्य इन जांच और इन प्रक्रियाओं से कहीं ज़्यादा हमसे या किसी से भी ये सवाल पूछ रहा है कि इस आतंक के रास्ते ने किसे क्या दिया है। हम लेके जा रही है, ना हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट हम उनके पास लेके जाएंगे। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ और हमारे CRPF के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर। और एक सिविलियन जो है जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी कम हुआ है। सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहां से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद है उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया है, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए हैं। ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहां से उठाया जाए, तो हमने अपनी गाड़ियां सारी लगा के, जो BP गाड़ियां हमारे पास थी उस वक्त CRPF की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमारा काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहां से उठा के हमने इसको लिया।
आपको हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जा रहे हैं। लॉकडाउन में हमारे काम पे तो ये समझो 75% फ़र्क पड़ गया इस टाइम में। और हम 3 महीने जो लॉकडाउन में रहे, हमने जो अपना गुजारा करा, जो 2 पैसे थे वो खा चुके, और उसके बावजूद कर्जा लेकर के खाया हमने। जो समय हमारा बीचा है बड़ी परेशानी में, काम यहाँ पे चल नहीं रहा, क्योंकि ना तो ट्रांसपोर्ट खुली हुई है और ना ही माल जा रहा है। पहले हम 300 350 भी कमा लेते थे, और अब 100 150 कम गए, ना वो भी छुट्टी। पहले काम भरपूर मिलता था, उस टाइम पे अच्छी कमाई हुई हमें, 10,000 9,000 या 11 भी पड़ जाते थे। लेकिन अब तो सारे ही बेकार हो गया काम। तो इसमें 5-6 हज़ार में क्या हम बच्चों को लाएंगे, क्या बाहर वालों को देके, जिसका अपना कर्जा लिया है। अब जब से लॉकडाउन लिया है, कभी किसी से उधार ले लिया, कभी किसी से उधार लिया, अधवा भी कब तक देगा कोई इंसान। इस लॉकडाउन में एक दिक्कत तो आई, हमारे पापा को शुगर की बीमारी है, इसमें दवाई भी नहीं मिल पाई हमारे पापा को, बहुत दिक्कत है। बाहर से एक गति करके मंगानी पड़ी है, लेकिन बहुत ऐसी परेशानी हमारे सामने पहले कभी नहीं आई। और अब पिलखुआ जो उत्तर प्रदेश का एक इलाका है, जगह है, वहाँ से चलते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर। आदर्श ग्राम लदौरा है, रजुआ नदी है। इस गांव के लोग 200 मीटर का पुल बनाने के लिए दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। पुल बनना भी शुरू हुआ लेकिन रुक गया। और ये जानने की बात है कि एक पुल बनाने के लिए साधारण ग्रामीण किस किस तरह से खतो किताबत करते हैं। वो प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री तो खैर बहुत बाद की चीज़ हो गए, और बीच में तमाम मंत्रालयों, NHRC, सुप्रीम कोर्ट लिखते रहते हैं और वो पुल नहीं बनता। मैं आदर्श ग्राम लदौर से चंदन कुमार झा आप लोगों के बीच अपनी बुनियादी समस्याओं को रूबरू करा रहा हूँ। ये गांव 15,000 से ऊपर की आबादी वाला गांव है, और बरसों से बुनियादी सुविधाओं से दरकिनार किए हुए इस गांव को हमारे शासन के, प्रशासन के व्यवस्था चले आ रहे हैं। हमारे गांव में एक सुंदर हाई स्कूल का भी डिमांड कभी नहीं हमारे ग्रामीण कर पाए, ना चिकित्सालय का डिमांड कर पाए। सिर्फ ग्रामीणों ने जब हमारे गांव में किसी भी तरह से कोई भी नेता आए तो उनसे एक ही डिमांड करते रहे, एक ही मांग इनकी रही कि साहब हमें गांव से निकलने का रास्ता दे दो। और उस गांव से निकलने की रास्ता के खोज में इतिहास के पन्नों में न जाने कितने नेताओं का नाम लिखा गया, और न जाने कितने नेताओं ने इसमें अपने झूठे आश्वासन का पुल बांध दिए, लेकिन 200 से 250 मीटर का पुल नहीं अभी तक बन पाया। जानते हैं हम अपने गांव के कुछ ग्रामीणों से भी इस विषय में, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बुनियादी सुविधाओं में रजुआ पुल के बारे में आपका क्या मंतव्य है? पुल नहीं होने के कारण गांव का आधा विकास रुका हुआ है। अगर पुल होता तो शहर नज़दीक है, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री वगैरह भी डेवलप हो पाता। पुल के लिए लगभग ये सारे नौजवान हमारे गांव के आंदोलनकारी हैं, और हर नेताओं से यही मांग करते हैं कि हमारे गांव में पुल बने। श्री राजू कुमार झा जी हम लोग के बीच में हैं। आप राजनीति में सक्रिय हैं, और न जाने कितने नेताओं से पुल के बारे में आपने मांग करते आया है। कृपया अपना विचार व्यक्त करें। मैं 1995 से यहाँ रघुनाथ पांडे चुनाव लड़े थे। उस समय मैंने रजुआ पुल में नदी में उनका प्रोग्राम करवाया था। भारत सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मैंने पुल में उतार के सम्मानागार के, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं जीतूंगा तो पुल बनाऊंगा। आज तक सारे नेता हम लोगों को टकते गए, और मूल बुनियादी समस्या हमारे गांव की जो बेटी और बहू है
जो बाढ़ के समय में आते हैं, बाढ़ समय में जो उनको तकलीफ होती है, हम लोग ना प्रवास के समय में हम लोग उनको पीड़ा दर्द व्यक्त कर सकते हैं, ना हमारी लड़की को सही शिक्षा दे सकते हैं एक पुल के अभाव में। पुरखों से जिंदगी बिता दिए, कई गो पुल के मांग में पूरा नहीं हो पाया है। जितना नेता आते हैं वही कहते हैं कि बना देंगे, बन तो पा नहीं रहा है। न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है। इनको कॉल कीजिए तो कहेंगे वो विभाग को कीजिए, वो विभाग को कीजिएगा तो कहेगा फलानमा विभाग को कीजिए। ये विभागे बउआते तो हालत खराब है साहब। क्या बताएं अपनी हाल। ये 15-20 हजार की आबादी वाला गांव, निकलने का एक ही रास्ता। अभी बाढ़ आ गया है, अब हम लोग नौवा से जाएंगे। कभी नौवा डूब जाता है तो कोई मर जाता है। इस जगह पे 4 घटना हो चुका है ऐसा। जहाँ पे मोदी जी बोलते हैं कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे, वहीं पे हम लोग अभी तक पुल ना होने के कारण नाव पे सफ़र कर रहे हैं। बताइए ये देश में कैसा स्थिति है, समझ नहीं आ रहा है। हम लोग जैसा लग रहा है कि आज़ादी से पहले ही वाला स्थिति देश में झेल रहे हैं। और अभी खबर आई है कि शहरी विकास मंत्रालय ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा है कि जिस सरकारी मकान में वो रहती हैं 1 अगस्त तक खाली कर दें। कारण ये बताया है कि उन्हें पहले SPG सुरक्षा दी गई थी, Z+ की सुरक्षा दी गई थी, और ये दोनों ही सुरक्षा जब वापस ले ली गई है तब किसी भी नियम के तहत सरकारी घर देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए प्रियंका गांधी 1 अगस्त तक अपना सरकारी घर खाली कर दें। बाकी राजनीतिक खबरें। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार का कल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को शामिल किया जाएगा, इसकी लिस्ट लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल पहुंच गए हैं। इससे पहले शिवराज चौहान इस मसले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी आलाकमान के तमाम नेताओं से मिले, लेकिन मंगलवार तक बात अटकी रही। अब लगता है ये तय हो गया है कि बीजेपी में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे। 2 उप मुख्यमंत्री बनाने पर भी कुछ समझौता हुआ है, लेकिन इसका ब्यौरा अभी नहीं मिला है। लेकिन शिवराज के बयान से लगता है कि वो इस मसले पर मोल भाव में कुछ झुके हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आज संभाल लिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ हैं और इन दिनों लखनऊ के अस्पताल में भर्ती हैं। लिहाजा उनकी जगह आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट विस्तार में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जब दखल दी तो अटकलें शुरू हो गईं कि क्या केजरीवाल सरकार ने कोरोना संकट को संभालने में कुछ कमी कर दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनकी सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन ऐसे संकट में दिल्ली को बचाने के लिए उनकी सरकार कुछ भी करेगी, भले ही केंद्र सरकार के आगे हाथ जोड़ने पड़े। हालांकि सिसोदिया ने कहा कि वो केंद्र की कई नीतियों का विरोध करते रहेंगे, लेकिन कोरोना के मामले में उनकी सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है। बीमा और एम्बुलेंस का इंतजाम कर देना स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं है, दोनों अस्पताल के विकल्प नहीं है। बार बार कहने के बाद भी सरकारों को जनता पर बहुत भरोसा है कि चमचमाती गाड़ियों का दृश्य देखकर वो मोहित हो जाएंगी। इन दृश्यों को गौर से समझने की ज़रूरत है। इनमें से एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस हैं और बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस हैं। क्योंकि हमारे देश में रिसर्च कम होता है, इसलिए आप जान नहीं पाते कि कितने मरीज जो बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस से अस्पताल लाए जाते हैं और एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस से जो अस्पताल लाए जाते हैं, उनमें से कितने लोग बचते हैं या कितने लोग बच नहीं पाते हैं। आपको पता चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एम्बुलेंस की एक ज़रूरत होती है। अब आप बताइए कि आपने कोविड के दौरान ही देखा कि कई राज्यों में लोग एम्बुलेंस लेकर 10-10 दिन 50-50 हॉस्पिटल भटकते रहे, मगर अस्पताल नहीं मिला।
एक सवाल कभी तो पूछिएगा कि ये जो दृश्य का निर्माण किया गया है ड्रोन कैमरे के जरिए कि भव्य लग रहा है, 1000 एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। ये एम्बुलेंस जाती कहां है, जहां पहुंचेंगी वो अस्पताल कैसा है, उस अस्पताल में क्या एडवांस लाइफ सपोर्ट का इंतजाम है, वेंटिलेटर है? ये मैं इसलिए आपको अंग्रेजी में नहीं बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, आपकी जिंदगी का सवाल है। हर सरकारों ने यह आसान रास्ता चुन लिया है कि अपने प्रचार के लिए 10 या 500 गाड़ियों को इस तरह से चलाकर फिल्मों की तरह शूट करके आपको दिखाते हैं और वो एक भव्य दृश्य बन जाता है, लेकिन इससे अस्पताल भी बन जाता है। ये सही नहीं है। बिहार के ही आप जाकर देखें, कई अस्पतालों में आईसीयू नहीं मिलेगा आपको। विधानसभा में दिया गया जवाब है, पंजाब में नहीं मिलेगा आपको। ये हालत है हमारे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की, लेकिन किराए की कंपनी से इस तरह की चीजें दी जाती हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का किराया मांग रही है। दूसरी कोई कंपनी है जो कम के किराए में दे देगी। ड्राइवर की तनख्वाह बढ़ा दी गई है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्स की नियुक्ति नहीं है। ये एम्बुलेंस में नियुक्तियां हो कहां रही हैं? क्या ठेके पर हो रही हैं या फिर परमानेंट हो रही हैं? इन सवालों से देखिए, आपने स्वास्थ्य के सवालों को आप इवेंट के तमाशे में मत बदलिए, वरना अब दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है आपको स्वास्थ्य की सुविधाओं पर सोचने और इसे ठीक करने का। 17,400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है कोविड में, और कई लोग अस्पताल दर अस्पताल भटकते चले गए, और फिर भी हमारी सरकारें इस तरह के विजुअल दृश्य का निर्माण कर रही हैं। आंखों में धूल झोंकने के नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है एम्बुलेंस रचे गए, नई 1000 एम्बुलेंस आई। और अच्छी बात होती कि आप कम से कम 10 अस्पतालों के इस तरह के दृश्य आप वीडियो से फिल्माकर ट्वीट कर देते। ये बहुत आसान था। जो अस्पताल बनाने का काम था वो बहुत मुश्किल था। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। नमस्कार, मिलते हैं कल।